डैम्पिंग टॉपिक हम जो पढ़ रहे हैं, ये डैम्पिंग टॉपिक हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा जो पॉइंटर है, जब हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की स्केल पर डिजायर्ड आउटपुट शो करने लगता है, उस वक्त वो शो करते समय अपने जगह पर वाइब्रेशन करता है कुछ समय तक। उसके बाद जाके वो एक फिक्स पोजीशन पर सेटल होता है। तो ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास चार प्रकार की डैम्पिंग टेक्निक है, जिसमें से एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हमने कल स्टडी की थी। सर आवाज कट रही है आपकी बहुत। आवाज बहुत कट रही है यार, बहुत कट रही है, इसका मतलब ये तो इंटरनेट इशू हो गया। नो सर, क्लियर है आपकी आवाज। यस सर, आवाज क्लियर है। क्लियर है। ठीक है। ब्रजेश, तुम्हारे इंटरनेट में प्रॉब्लम है भाई, उसको ठीक करो या फिर बाहर जाओ और फिर से अंदर आओ। सर वाईफाई। हाँ बोलो। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास चार प्रकार की डैम्पिंग टेक्निक है। एक एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, दूसरा फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, तीसरा एडी करंट डैम्पिंग और फोर्थ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो जिसमें से हमने एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग की स्टडी कर ली कि एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग क्या होती है। ठीक है बच्चों, आगे लिखो। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग किन किन इंस्ट्रूमेंट में होती है, उसके एग्जांपल्स ऑफ एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग या एप्लीकेशन ऑफ एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग लिख लो आप। एप्लीकेशन ऑफ एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल है जहां एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होती है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं ना आपके डिप्लोमा लेवल पर, वहां पर जनरली ये क्वेश्चन आ जाता है कि इन चार में से कौन से इंस्ट्रूमेंट में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज होता है, इन चार में से किन इंस्ट्रूमेंट में फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम का। तो ये कुछ एग्जांपल है, जैसे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट को शॉर्टकट में ईडीएम टाइप इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम ईडीएम टाइप इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, और कुछ लोग इसको ईएमएमसी इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। कुछ लोग इसी को ईएमएमसी इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इस प्रकार भी बोला जाता है इसको। तो दूसरा आ जाओ, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। हेडिंग डालो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। देखो बच्चों, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग में अलग से कुछ नहीं है। जो फ्लूइड है, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन ऑफर करने वाला मतलब लिक्विड है। जो फ्लूइड होता है वो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन ऑफर करता है। अगर कोई भी, देखो पानी, एयर, हम एयर में रहते हैं, और हम जब पानी में, हम अपनी कल्पना करें, जब हम पानी में रहते हैं तब हमें ज्यादा फ्रिक्शन महसूस होता है, या फिर जब हम एयर खुले में, हम जो घूम फिर रहे हैं वो किस में घूम रहे हैं, घूम तो एयर में रहे, तो वहां हमें ज्यादा फ्रिक्शन ऑफर होता है, या जब हम पानी में रहते हैं तो वहां हमें ज्यादा फ्रिक्शन ऑफर होता है। स्वाभाविक सी बात है, जो पानी में जब हम रहते हैं, वाटर में हम जब रहते हैं, तो वहां हमें थोड़ा ज्यादा फ्रिक्शन लगता है, हमें उसको पार करने के लिए ज्यादा हाथ पैर मारना पड़ता है, तब जाके हम वाटर में आगे जा पाते हैं। लेकिन एयर में ऐसा नहीं है, एयर में थोड़ा कम फ्रिक्शन ऑफर होता है। तो अगर हमें ज्यादा फ्रिक्शन चाहिए तो वहां पर हम फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो लिखो। इंग्लिश मीडियम वाले तो इसे एज इट इज कॉपी कर लो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसे एज इट इज कॉपी कर लो, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। ये किसका माइक ऑन है, बंद करो भाई। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के कंपैरिजन में, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के कंपैरिजन में ज्यादा इफेक्टिव होती है। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के कंपैरिजन में ज्यादा इफेक्टिव होती है। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग
एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के कंपैरिजन में ज्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि क्योंकि फ्लूइड फ्लूइड एयर के कंपैरिजन में क्योंकि फ्लूइड एयर के कंपैरिजन में क्योंकि फ्लूइड एयर के कंपैरिजन में ज्यादा फ्रिक्शन ऑफर करता है। ज्यादा फ्रिक्शन फ्रिक्शन को हिंदी में बोले तो घर्षण, ज्यादा फ्रिक्शन ऑफर करता है, ज्यादा फ्रिक्शन ऑफर करता है। और बाकी जो इसका जो अरेंजमेंट रहता है बच्चों, वो सेम ऐसे ही रहता है, सेम ऐसे ही रहता है। जैसे ये स्पिंडल है, लिंक मैकेनिज्म है, पिस्टन है, सेम वैसे ही रहता है। जहां एयर भरी रहती है वहां पे बस वाटर रहता है, सब कुछ एज इट इज रहता है। बस जहां एयर भरी हुई है वहां वाटर रहता है। तो आप एक काम करो, यही वाला डायग्राम बना लो और यहाँ पर एयर की जगह पे यहाँ पे वाटर रहता है। सेम यही वाला डायग्राम बना लो और यहाँ जहाँ एयर सेक्टर रहता है वहां वाटर सेक्टर रहेगा, जहाँ एयर सेक्टर है वहां पर वाटर सेक्टर है। तो सेम यही वाला डायग्राम बना लो और जहाँ एयर भरी हुई है वहां वाटर भर देना आपने। बनाओ, आई एम वेटिंग। सबसे ज्यादा अगर कोई इफेक्टिव मेथड है, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन यदि कोई ऑफर करता है तो वो फ्लूइड है। लेकिन उसके बाद भी हम इसका ज्यादा यूज नहीं करते, इतना इफेक्टिव होने के बाद भी हम इसका यूज नहीं करते ज्यादा। उसका कारण है कि ये जो वाटर है ये लीक हो जाता है कई बार, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। और इसको हर जगह यूज नहीं कर सकते। हम उसी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में इनको यूज कर सकते हैं जो वर्टिकली प्लेस्ड हो, मतलब सीधे रखे हो। आड़े टेढ़े हुए तो फ्लूइड के लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ये मेथड बहुत इफेक्टिव है, लेकिन उसके बाद भी हम इसका ज्यादा यूज नहीं करते हैं। बच्चों बना लिया है, डायग्राम बना लिया? यस सर, बना लिया। ठीक है, एक स्टार लगाओ बच्चों और लिखो। इंग्लिश मीडियम वाले ये लिख लो, पूरा लिख लो यहाँ तक। और हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के तुलना में फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग की तुलना में ज्यादा फ्रिक्शन ऑफर करती है। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग की तुलना में ज्यादा फ्रिक्शन ऑफर करती है। लेकिन लेकिन एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग लेकिन एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग ज्यादा इकोनॉमिकल ज्यादा इकोनॉमिकल ये लिखा हुआ है, ज्यादा इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब सस्ती होती है, पर इंग्लिश में लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्यादा इकोनॉमिकल, ज्यादा कॉम्पिटेबल, ज्यादा कॉम्पिटेबल और ज्यादा रिलायबल होती है, और ज्यादा रिलायबल होती है। सस्ती होती है, कॉम्पिटेबल का मतलब ये होता है बच्चों की हर जगह काम में आ जाती है, हर जगह काम में आ जाती है, हर जगह हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जो अपना फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग है उसको हर जगह यूज नहीं किया जा सकता। जैसे केवल उन्हीं जगह पे यूज किया जा सकता है जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को वर्टिकली रखा जाए और ज्यादा हिला डुला नहीं सकते। इसलिए कॉम्पिटेबल वर्ड का ये मतलब है। और रिलायबल, रिलायबल का मतलब हम भरोसा कर सकते हैं और इजीली अवेलेबल हो जाती है, इजीली मिल जाती है हमें डैम्पिंग। इसलिए हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग को प्रेफर करते हैं। सर लास्ट लाइन फिर से बोल दीजिए। बच्चे तुमने कहाँ तक लिखा है ये बताना पड़ेगा तुम्हें। सर ज़्यादा रिलेबल होता है उसके बाद से। ज्यादा रिलायबल होती है, इसलिए हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज करते हैं। इसलिए हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज करते हैं।
देखो मैंने एक पॉइंट और लिखा है यहाँ पर कि वेर एवर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर देयर एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग कैन बी यूज्ड। कहने का मतलब ये है कि जिन भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब हिंदी में बोले तो विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक क्या होते हैं? जब इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देते हैं तभी वो मैग्नेट की तरफ बिहेव करते हैं। इस प्रकार के जो मैग्नेट होते हैं उनको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देते हैं तभी वो इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं। तो इस प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है, उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। ठीक है, तो लिखो सामान्यतः, हिंदी मीडियम वाले लिखो सामान्यतः एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, सामान्यतः एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग उन इंस्ट्रूमेंट में अधिक होता है, सामान्यतः एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का प्रयोग उन इंस्ट्रूमेंट में अधिक होता है, उन इंस्ट्रूमेंट में अधिक होता है जहां जहां इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग होता है, जहां इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग होता है, जहां इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग होता है। लिख लिया बच्चों? यस सर, लिख लिया। हेडिंग डालो डिसएडवांटेज ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। इसका डिसएडवांटेज लिखो, डिसएडवांटेज ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग के डिसएडवांटेज, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग के डिसएडवांटेज। इंग्लिश मीडियम वाले चारों पॉइंट कॉपी कर लो, हिंदी मीडियम वाले मैं बोल रहा हूँ आपके लिए। फ्लूइड के लीकेज होने की प्रवृत्ति के कारण, फ्लूइड के लीकेज होने के कारण लिख दो, ज्यादा कठिन वर्ड मत लिखो। फ्लूइड के लीकेज होने के कारण, फ्लूइड के लीकेज होने के कारण इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को, इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को क्लीन रखना, इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को क्लीन रखना मतलब साफ सुथरा रखना, क्लीन रखना कठिन होता है, कठिन होता है। अब यार बार बार अगर लीकेज होते रहेगा, फ्लूइड निकलते रहेगा, तो वो हम साफ सुथरा नहीं रख पाएंगे हमारे इंस्ट्रूमेंट को। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कीप द इंस्ट्रूमेंट क्लीन। दूसरा पॉइंट लिखो, इस प्रकार के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इस प्रकार के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, इस प्रकार के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। जब आप क्लीन नहीं रखोगे तो भैया आपको थोड़ा मेंटेनेंस ज्यादा करना पड़ेगा उसका। इट रिक्वायर मोर मेंटेनेंस, इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट लिखो, इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट बहुत अधिक होती है, इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट बहुत अधिक होती है, इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट बहुत अधिक होती है, इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट बहुत अधिक होती है। चौथा पॉइंट लिखो, इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को अधिक समय तक उपयोग नहीं कर सकते, इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को अधिक समय तक उपयोग नहीं कर सकते। चौथा पॉइंट, इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को अधिक समय तक उपयोग नहीं कर सकते। हो गया बच्चे? यस सर, हो गया। ठीक है, अब देखो हमने दो डैम्पिंग पढ़ी, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। यहाँ पर देखा जाए तो जो ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा प्रभावशाली, वो तो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग है। लेकिन फिर भी हम उसका यूज नहीं करते क्योंकि इतने सारे डिसएडवांटेजेस है, इतने सारे डिसएडवांटेजेस हैं, इसलिए हम उसका ज्यादा यूज नहीं करते, इसलिए हम उसका ज्यादा यूज नहीं करते।
ठीक है, तो हम किसका यूज करते हैं? हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज करते हैं। हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज करते हैं। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का हम यूज करते हैं क्योंकि क्या क्या एडवांटेज है मैंने बता दिया आपको। एक तो इकोनॉमिकल है, कॉम्पिटेबल है, रिलायबल है, इसलिए हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज करते हैं। ठीक है बच्चे, अब थर्ड पे आ जाओ। सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन है? फ्लूइड फ्रिक्शन। उसके बाद कौन है? एयर फ्रिक्शन। अब तीसरी है मेथड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, हेडिंग डालो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग या एडी करंट डैम्पिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग या एडी करंट डैम्पिंग। ठीक है, एक ही बात है दोनों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग बोल दो या एडी करंट डैम्पिंग बोल दो, एक ही बात है। ईडी करंट और मैग्नेटिक फील्ड, ईडी करंट और मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों मिल जाते हैं तो डैम्पिंग फोर्स स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ऐसे ही लिख लो जैसा मैंने लिखा है, भी समझाता हूँ मैं आपको कि क्या हो रहा है एक्चुअल में इसके अंदर। ईडी करंट प्लस मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों का इंटरेक्शन होता है तो एक डैम्पिंग फोर्स क्रिएट होता है। तब एक डैम्पिंग फोर्स क्रिएट होता है। तब एक डैम्पिंग फोर्स क्रिएट होता है। तब एक डैम्पिंग फोर्स क्रिएट होता है। ठीक है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग या फिर एडी करंट डैम्पिंग हम कहते हैं। अब देखो वो क्या रहा है एक्चुअल में इसके अंदर। एक्चुअल में इसके अंदर क्या हो रहा है, ये देखो। देखो ये दो मैग्नेट रखी हुई है यहाँ पे, चलो समझाता हूँ मैं आपको एक्चुअल में क्या हो रहा है। जैसे सपोज करो कि ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है और ये मैग्नेट से मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है। इस मैग्नेट से मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है। इस मैग्नेट से मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है और इसके बीच में एक एल्यूमिनियम की डिस्क है। ये एल्यूमिनियम की डिस्क है पूरी। ये पूरी एक एल्यूमिनियम की डिस्क है बच्चों। ठीक है, तो ये अभी एल्यूमिनियम की डिस्क है। तो जब ये डिस्क क्या है, घूम रही है, रोटेट कर रही है। ये डिस्क रोटेट कर रही है। ये एल्यूमिनियम की जो डिस्क है वो रोटेट कर रही है। जब वो रोटेट करेगी तो क्या होगा, रोटेट करने के कारण क्या होगा, ये एल्यूमिनियम की डिस्क जो है ये भी तो एक प्रकार का मटेरियल ही है। एल्यूमिनियम जो डिस्क है वो भी तो एक प्रकार का मटेरियल ही है। तो इस एल्यूमिनियम के डिस्क के अंदर क्या होता है, एक ईडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है। इस एल्यूमिनियम के डिस्क के अंदर एक सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस हो जाता है। इस एल्यूमिनियम के डिस्क के अंदर एक करंट फ्लो होने लगता है, एक सर्कुलेटिंग नेचर का, जिसको ईडी करंट कहा जाता है। ये वैसे तो आपको इलेक्ट्रिकल मशीन में छोटे सर ने पढ़ाया होगा। ठीक है, छोटे सर ने पढ़ाया होगा आपको ये। और नहीं पढ़ाया है तो मैं फिफ्थ सेमेस्टर में आपको एसी मशीन पढ़ाऊंगा, वहां पढ़ाऊंगा फिर। फिफ्थ सेमेस्टर में आप लोगों को एक सब्जेक्ट रहेगा एसी मशीन, वहां पे मैं पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में। ठीक है, तो ये ईडी करंट है। तो ये ईडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स और ईडी करंट जब दोनों मिल जाते हैं आपस में, तो उस वजह से ये डिस्क जिस दिशा में घूमती है उसके विपरीत दिशा में प्रोड्यूस होता है। जिस दिशा में डिस्क घूमती है उसके विपरीत दिशा में ये ईडी करंट प्रोड्यूस होता है। जिस दिशा में हमारी डिस्क घूमती है, हमारी डिस्क जो है वो इस डायरेक्शन में घूम रही है, तो हमारे डिस्क के विपरीत डायरेक्शन में ईडी करंट प्रोड्यूस होता है। तो वो इसको रोकने की कोशिश करता है। वो इसको रोकने की कोशिश करता है।
तो यहाँ पर देखो, जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट आगे पढ़ेंगे हम डिटेल में। तो यहाँ पे ये जो ये बीच में कोर है, बीच में वाइंडिंग है, और वाइंडिंग के बाहर ये दिख रहा ना, ये एल्यूमिनियम का वो है, फार्मर बोलते हैं इसको। आपने 11th 12th में पढ़ा होगा, एल्यूमिनियम का एक फार्मर रहता है। ये एल्यूमिनियम का फार्मर है। जस्ट जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी होता है। ये पॉइंटर जुड़ा हुआ है इससे। तो यहाँ पर ये जो एल्यूमिनियम का फार्मर है, इसके अंदर ईडी करंट प्रोड्यूस होता है। इसके अंदर ईडी करंट प्रोड्यूस होता है, जो कि इसको एक फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करता है, जिससे कि ये जो पॉइंटर है ये वाइब्रेट करना बंद कर देता है। इस टेक्निक को ही हम ईडी करंट डैम्पिंग या इलेक्ट्रोमैग्नेट डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेट इसलिए क्योंकि एक तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक ईडी करंट, इन दोनों का जब इंटरेक्शन हो रहा है तब ये कंडीशन क्रिएट हो रही है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग या फिर ईडी करंट डैम्पिंग कहा जाता है। तो इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग तो सीधे कॉपी करो, और हिंदी मीडियम के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये डायग्राम बना लेना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो आप। अ, इस प्रकार की डैम्पिंग, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ईडी करंट और मैग्नेटिक फील्ड, के इंटरेक्शन के कारण इस प्रकार की डैम्पिंग, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ईडी करंट और मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन के कारण कारण मत करो बच्चों, ईडी करंट और मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन के प्रिंसिपल पर कार्य करती है, के प्रिंसिपल पर कार्य करती है। जैसे कि दो मैग्नेटिक पोल, के बीच में, जैसे कि दो मैग्नेटिक पोल के बीच में, यदि एल्यूमिनियम डिस्क रखी हो, जैसे कि दो मैग्नेटिक पोल के बीच में एल्यूमिनियम डिस्क रखी हो, और वह मोशन कर रही हो, तब 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 मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, ईडी करंट, ब्रैकेट में लिखना, ईडी करंट के सर्कुलेटिंग करंट भी बोलते हैं। ईडी करंट को सर्कुलेटिंग करंट भी कहा जाता है। ईडी करंट के ब्रैकेट में लिखो सर्कुलेटिंग करंट, सर सर्कुलेटिंग मोशन अपोजिट की बात क्या है? मोशन के अपोजिट में मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ईडी करंट, और ईडी करंट के ब्रैकेट में लिखना सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है, जो 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 फ्रिक्शन ऑफर करता है, जो फ्रिक्शन ऑफर करता है, इसलिए इस प्रकार की डैम्पिंग को इसलिए इस प्रकार की डैम्पिंग को
ईडी करंट डैम्पिंग, इसलिए इस प्रकार की डैम्पिंग को ईडी करंट डैम्पिंग अथवा 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 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कहा जाता है, अथवा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग अथवा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कहा जाता है, अथवा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इसकी एप्लीकेशन है, ये बहुत स्पेशल टाइप की डैम्पिंग है, इसलिए स्पेशल टाइप के इंस्ट्रूमेंट में यूज होती है। ये स्पेशल टाइप की डैम्पिंग है, इसलिए स्पेशल टाइप के इंस्ट्रूमेंट में यूज होती है। कैसे स्पेशल टाइप के इंस्ट्रूमेंट में? जैसे पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है, ये केवल डीसी सप्लाई को मेजर करता है, और इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट ये केवल एसी सप्लाई को यूज करता है। तो ये याद रखने का तरीका है कि यार ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग है वो स्पेशल टाइप के इंस्ट्रूमेंट में यूज होती है। स्पेशल टाइप कैसा हो गया? ये पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट केवल डीसी सप्लाई का मेजरमेंट करता है, तो यहाँ इस इंस्ट्रूमेंट में यूज होती है। और इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट ये केवल एसी सप्लाई के लिए काम करता है, तो यहाँ पर यूज होती है। तो ये दो एप्लीकेशन है, दोनों इंस्ट्रूमेंट में हम इस डैम्पिंग का यूज करते हैं। लिख लो ये एप्लीकेशन, ये डायग्राम बना लो, और इनमें से कोई डायग्राम बनाने की इच्छा हो तो ये भी बना लो। सर वो बिकॉज वाला पैराग्राफ भी लिखना था। कौन सा? बिकॉज वाला। बिकॉज में क्या लिखा है? बिकॉज एडी करंट इन मेटल प्लेट थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द प्लेट देन कम्स इन द, नहीं जरूरत नहीं है उसकी, जरूरत नहीं है। देखो बच्चों, यहाँ पर एक एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है ना, उसका क्या मतलब है? ये जो एग्जाम्पल की तुम बात कर रही हो, तो इसका इसमें क्या लिखा है मैंने? देखो बच्चों, एनर्जी एक ऐसी चीज है, ना तो क्रिएट होती है ना तो डिस्ट्रॉय होती है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो ईडी करंट है बच्चों, ये क्यों प्रोड्यूस हुआ? ये ईडी करंट क्यों प्रोड्यूस हुआ? उसका कारण है कि ये एल्यूमिनियम की जो डिस्क है वो रोटेट कर रही है। एल्यूमिनियम की डिस्क जब रोटेट करेगी, तो बच्चों जो कोई भी मेटल होता है, कोई भी मेटल होता है, तो कोई भी मेटल हो दुनिया का, उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो हमें दिखते नहीं है। कोई भी मेटल हो दुनिया का, उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो हमें दिखते नहीं है। तो जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स तो निकल ही रहा था पोल से, तो ये एल्यूमिनियम की डिस्क मान ले, ये वाली ये एल्यूमिनियम की डिस्क है, मैग्नेटिक फ्लक्स से निकल रहा था एन पोल से। तो जब ये एल्यूमिनियम की डिस्क को जब हम घुमा रहे थे, जब एल्यूमिनियम की डिस्क घूम रही थी, तो ये जो छिद्र है बच्चों, ये भी तो एल्यूमिनियम ही है। ये जो छिद्र है बने हैं, ये किसके बने हैं? ये भी तो एल्यूमिनियम मेटल के बने हैं। तो जब ये डिस्क घूमेगी तो ये छिद्र भी घूम रहे हैं। जब डिस्क घूम रही तो ये जो छिद्र बने हैं एल्यूमिनियम के, ये भी घूम रहे हैं। तो बच्चों मुझे बताओ, ये जो एल्यूमिनियम के छिद्र है, ये भी तो मेटल ही है। यस तो सर। जब ये घूमेंगे तो ये कब फ्लक्स को कट करेंगे? बंद करो भाई। तो जब ये एल्यूमिनियम के डिस्क घूमेगी तो ये छिद्र भी घूमेंगे। तो जब ये छिद्र घूमेंगे तो क्या इन छिद्र के क्रॉस फ्लक्स में टाइम के साथ परिवर्तन होगा क्या बच्चों? इन छिद्र के क्रॉस भी फ्लक्स में टाइम के रेस्पेक्ट में परिवर्तन होगा, तो इन छिद्रों में भी ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। इन छिद्रों में भी ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। जैसे कि सपोज करो कि ये एक छिद्र है, यहाँ पर ईएमएफ E1 उत्पन्न हुआ, यहाँ दूसरा छिद्र बना, यहाँ ईएमएफ E2 उत्पन्न हुआ। तो जो ये बड़ा छिद्र रहेगा उस पर ज्यादा वोल्टेज उत्पन्न होगा, जो कम छिद्र उस पर कम वोल्टेज होगा, तो यहाँ करंट फ्लो होगा। फिर उसी प्रकार से ऐसे असंख्य छिद्र होंगे इस मेटल के अंदर जो हमें दिखते नहीं है हमारी आंखों से। बहुत सारे छिद्र होंगे, तो सब छिद्र में एक दूसरे की तरफ करंट फ्लो होगा। ये होता है एडी करंट।
अगर आपको शौक हो बेसिक पढ़ने का बहुत डिटेल में, तो ये वीडियोस भी मैंने डाले हुए हैं। आपको अगर शौक हो एक एक टर्म को बहुत बेसिक से पढ़ने का कि चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, अगर आप पढ़ने का शौक हो, तो मैंने अपना लेक्चर नंबर 1 में ये सब डाला हुआ है। मैं बता दूंगा अभी आपको कि कौन से लेक्चर में बहुत डिटेल में मैंने हर एक चीज के बारे में बताया है। ठीक है, तो अगर आपकी ऐसी कुछ इच्छा हो, ट्रांसफार्मर होगा इस बार आपके सिलेबस में, तो ट्रांसफार्मर के लेक्चर भी मैंने डाले हुए हैं। एक मिनट में बताता हूँ आपको इस बार। यस सर, बता दीजिए। देखो ये यूट्यूब पे गए हम। ठीक है बच्चों, मैं क्या बता रहा था आपको, ईडी करंट के बारे में कुछ बता रहा था। तो ईडी करंट डैम्पिंग हम टॉपिक पढ़ रहे थे। ये ईडी करंट डैम्पिंग हम टॉपिक पढ़ रहे थे, तो ये मैंने समझा दिया। ये लिख लिया आपने एप्लीकेशन। यस सर। यस सर। बच्चों ये एग्जांपल लिख लेना। जो एयर फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग है वो कहाँ कहाँ किन किन इंस्ट्रूमेंट में यूज होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट और पेनल बोर्ड टाइप इंस्ट्रूमेंट में हम फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज करते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का प्रयोग हम पीएमएमसी और इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, ये तो लिख लिया आपने, ये लिख लो। और फ्लूइड फ्रिक्शन में ये ऐड कर दो और ये डायग्राम बना लो अगर ये ईडी करंट वाला बनाने की इच्छा रखते हो तो। ये एग्जांपल लिख लो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग के, एप्लीकेशन लिख लो कहाँ कहाँ यूज होती है, और ये डायग्राम बना लो अगर ईडी करंट ये लिखना चाहते हो तो। ठीक है, ये बना लो बच्चों। फिर उसके बाद और कोई डैम्पिंग टेक्निक बची है क्या अपनी अभी? हाँ बच्चों, ये ईडी करंट डैम्पिंग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग ये एक ही चीज होती है, इनको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। ये तीसरा और चौथा एक ही है। ठीक है बच्चों, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ आप लोगों के। लाइव क्लास में से ईडी करंट डैम्पिंग और उसके एप्लीकेशन करा दिए थे। ओके, मतलब अपना डैम्पिंग खत्म हो गया था कुल मिलाकर। ठीक है, तो यस सर। बच्चों आप देखो, आज हम इंडिकेटिंग टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या क्या जरूरी था वो हमने सब कुछ स्टडी कर लिए। इंडिकेटिंग टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए 3 प्रकार के टॉर्क नेसेसरी थे। एक तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दूसरा कंट्रोलिंग टॉर्क और तीसरा डैम्पिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारे पॉइंटर को रोटेट करवा रहा था। कंट्रोलिंग टॉर्क हमारे पॉइंटर में कंट्रोलिंग प्रोवाइड कर रहा था, जिससे कि हमारा जो पॉइंटर है वो डिजायर्ड आउटपुट पे जाके रीडिंग शो करे। मतलब कि कंट्रोलिंग टॉर्क का पर्पस था जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो इनपुट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, और जब एक बार सप्लाई या फिर इनपुट हटा दे तो पॉइंटर ने फिर से जीरो पोजीशन पे आ जाना चाहिए था। जीरो पोजीशन पे आ जाना चाहिए था। ये 2 पर्पस थे कंट्रोलिंग टॉर्क के। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का पर्पस था पॉइंटर को घुमाना। कंट्रोलिंग टॉर्क का पर्पस था एक तो कंट्रोलिंग प्रोवाइड करना, आउटपुट उतना ही मिलना चाहिए जितना इनपुट दे रहे, और दूसरा पॉइंटर में जीरो पोजीशन पे आ जाना चाहिए जब सप्लाई हटा दे या इनपुट रिमूव कर दे। और डैम्पिंग टॉर्क का पर्पस था कि हमारा जो पॉइंटर वाइब्रेट कर रहा था उस वाइब्रेशन को दूर कर दे। ये पर्पस था हमारे डैम्पिंग टॉर्क का। फिर कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए क्या क्या नेसेसरी अरेंजमेंट थे। कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए हमें स्प्रिंग चाहिए थी, और स्प्रिंग भी हमने 2 प्रकार की देखी। एक तो हेलिकल स्प्रिंग, दूसरा स्पाइरल स्प्रिंग। एक और टेक्निक होती है बच्चों, ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक, लेकिन ये बाद में पढ़ाऊंगा, मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा। एक विशेष उपकरण आएगा उसमें पढ़ाऊंगा ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक। ये एक टेक्निक ये भी है जिसके थ्रू हम डैम्पिंग कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो डैम्पिंग है, डैम्पिंग की मैंने 4 टेक्निक आपको बताई दी। कौन कौन सी? सबसे पहले एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, फिर फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, और तीसरा ईडी करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग एक ही बात है। ईडी करंट डैम्पिंग, ईडी करंट डैम्पिंग या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, ये हमने डैम्पिंग टेक्निक देख ली। हेलो ठीक सर। है, तो अब जो इंडिकेटिंग टाइप मेजर, हाँ बच्चे बोलो। सर खुशहाल को ज्वाइन कर लीजिए। यार ऐसे क्लास को बीच में डिस्टर्ब मत किया करो यार। यार इतना टाइम देने के बाद भी लेट हो रहा है तो यार फिर कोई मतलब नहीं है ज्वाइन करने का क्लास। ठीक है, अब इंडिकेटिंग टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ रहे हैं।
तो उसका एक एग्जांपल है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। ये हमारा सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी हम स्टडी करेंगे। हेडिंग डालो सभी बच्चे, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीएमएमसी सर इंस्ट्रूमेंट। हाँ बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो सर बोलो, जल्दी आपने बोलो। सर पहले बोला था कि सर कुछ का डेरिवेशन बचा है सर, वो मतलब इसके बात करने का बोल रहे थे आप। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। यस वो अब सर, इस सर वो टॉपिक की छूट बात गया कर, था। हाँ हाँ ठीक, उसको हम इस टॉपिक की बात कर लेंगे, ठीक है। ओके सर, ठीक। ओके, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, हेडिंग डालो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, पीएमएमसी जो लिखा हुआ है, इस पीएमएमसी का फुल फॉर्म है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, लिखिए बच्चों। अब देखो, अब साथ साथ लिखते जाएंगे और साथ साथ समझते जाएंगे इसे। सबसे पहले यहां लिखो पीएमएमसी, पीएमएमसी कंसिस्ट, पीएमएमसी कंसिस्ट यू शेप्ड, यू शेप्ड या कॉनकेव शेप्ड परमानेंट मैग्नेट। अब जैसे कि इस इंस्ट्रूमेंट का नाम ही पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। जब इसका नाम ही परमानेंट मैग्नेट है, इसका मतलब डेफिनेटली इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट का यूज होता होगा। तो इसकी जो परमानेंट मैग्नेट होती है, उसका जो शेप होता है वो यू शेप का होता है। जो इसको परमानेंट मैग्नेट का जो शेप होता है वो यू आकार का होता है, या फिर हम उसे कॉन्केव शेप्ड भी बोल सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट विच आर प्रिपेयर्ड बाय, ये जो मैग्नेट है ये किसके द्वारा प्रिपेयर होती है? विच आर प्रिपेयर्ड बाय, विच आर प्रिपेयर्ड बाय मटेरियल एल्निको या फिर एल्कोमैक्स। ये मटेरियल इससे बनी होती है मैग्नेट। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, पीएमएमसी सर इंस्ट्रूमेंट। लिख लिया हाँ हमने। क्या बच्चे? सर इंग्लिश में ही लिख लिया। देखो बच्चे, अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो इंग्लिश में तो फिर हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है, पर फिर भी मैं बोल देता हूँ। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की परमानेंट मैग्नेट, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की परमानेंट मैग्नेट, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की परमानेंट मैग्नेट यू आकार, यू आकार या कॉनकेव, कॉनकेव शेप की होती है, जो कि जो कि जो कि एल निको, जो कि एल निको अथवा इस एल्निको को ही एल्कोमैक्स भी कहा जाता है। ये दोनों अलग अलग मटेरियल नहीं है, एल्निको और एल्कोमैक्स।
ये दोनों अलग अलग मटेरियल नहीं, ये एक ही मटेरियल है, बोथ आर द सेम, बस इनको बोलने का तरीका है। इंडिया और यूके में, यूके और इंडिया में एल्कोमेक्स के नाम से जाना जाता है, यूके और इंडिया में एल्कोमेक्स के नाम से जाना जाता है, और बाकी अदर कंट्री में इसे एल निको कहा जाता है, बाकी अदर कंट्री में इसी मटेरियल को एल निको कहा जाता है। एल निको ये 3 मटेरियल से मिलके बना है, नाम ही से समझ में आ रहा है, एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट, इन तीनों मटेरियल से मिलके ये मटेरियल बना हुआ है। तो जो परमानेंट मैग्नेट है वो यू आकार की होती है और कौन से मटेरियल से मिलके बनी होती है, तो एल निको अथवा फिर एल्कोमेक्स मटेरियल से मिलके बनी होती है। ठीक है, और ये जो एल निको है ये हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, ये जो एल निको है यहाँ लिख लेना बच्चों, यू शेप्ड परमानेंट मैग्नेट या फिर कॉनकेव शेप्ड, कॉनकेव शेप्ड, ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ऐसे लिखोगे, यू शेप्ड परमानेंट मैग्नेट या कॉनकेव शेप्ड परमानेंट मैग्नेट, और एक लाइन खींच दूंगी इसके नीचे। ठीक है, और ये किसकी बनी होती है मटेरियल, कौन से मटेरियल की बनी होती है, एल निको, एल निको या एल्कोमैक्स, इस मटेरियल की बनी होती है, एल निको या एल्कोमैक्स, इस मटेरियल की बनी होती है। ठीक है, आगे ये जो मटेरियल होता है एल निको या एल्कोमैक्स, ये हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, ये हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है ये। थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों, मैंने आपको ट्रांसफार्मर के सारे लेक्चर्स की लिंक दे दी आपको, और जो लिंक मैंने आपको दी है वो बहुत अच्छे से पढ़ाए गए लेक्चर है। मैं बोल रहा था कि वो थोड़ा स्पीड वाले हैं, नहीं वो स्पीड वाले नहीं हैं। क्या बोलते हैं, तो बीटेक में फर्स्ट ईयर में मैंने वहाँ बच्चों को ट्रांसफार्मर पढ़ाया था, वो बहुत डिटेल में पढ़ाया है उन्हें। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैंने कल आपके गूगल क्लासरूम में आपको ट्रांसफार्मर के लेक्चर्स के लिंक शेयर कर दी है। तो स्टार्टिंग में मैंने पूरा बेसिक बताया है, एक मिनट में हल्के से एक नज़र उस पर डाल देता हूँ, एक मिनट। सर आपने जो थ्योरम्स होते हैं उनको पढ़ा है? क्या बोल रहे हो, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही यार बच्चे। सर जो थ्योरम्स होती हैं उनको पढ़ाया है आपने? प्रमेय, थेवेनिन थ्योरम, फिर सुपर पावर ट्रांसफर थ्योरम्स, फिर ये सब कुछ ये अभी है क्या तुम्हारे सिलेबस में इस बार, सुपरपोजिशन वगैरह? हाँ सर है भी, और थोड़ा ये इम्पोर्टेंट है। देखो ये मेरे चैनल पे गए आप, तो ये प्ले लिस्ट में गए, मैंने कल ही एक ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर ये एक प्ले लिस्ट बना दी है मैंने, ये प्ले लिस्ट बना दी है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक, ये इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, पहले मैंने मैग्नेटिक सर्किट को एक्सप्लेन किया है, फिर ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि आपका जो कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन है वो बिना मैग्नेटिक सर्किट के नहीं चलेगी। इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, ये तीनों लेक्चर इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक सर्किट के हैं, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन हो, चाहे वो डीसी मशीन हो, चाहे ट्रांसफार्मर हो, या कोई भी एसी मशीन हो, बिना मैग्नेटिक सर्किट के नहीं बन सकती। तो पहले मैंने यहाँ बेसिक समझाया है, यहाँ से यहीं से स्टार्ट किया है मैग्नेटिक सर्किट को, यहाँ से समझाया। देखो इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, ये भी इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक सर्किट पार्ट 2, इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक सर्किट पार्ट 3, इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक सर्किट पार्ट 4, और फिर ये हिस्टेरेसिस लूप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो जिस मटेरियल से आपको मशीन डिजाइन करना बहुत डिटेल में समझाया है यहाँ पर। और ये हिस्टेरेसिस ऑफ मैग्नेटिक लूप
मैग्नेटिक मटेरियल, ये यहाँ से इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर स्टार्ट किया। तो आप जो पढ़ना स्टार्ट करोगे तो शुरू से करना। ये प्लेलिस्ट का पहला वीडियो 34 से, लेक्चर नंबर 34 से स्टार्ट करना, आपको मजा आ जाएगा ये पढ़ने में। बहुत डिटेल में समझाया है मैंने स्टेप बाय स्टेप। तो आपको पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन, आपका डीसी मशीन का बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। ट्रांसफार्मर तो है ही पूरा, और साथ में डीसी मशीन जो है वो भी तो सेम मटेरियल से बनती है। जो मटेरियल हम ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए यूज करते हैं, सेम मटेरियल वहाँ भी यूज करते हैं। वहाँ भी मैग्नेटिक सर्किट फ्लो होती है कोर के अंदर, यहाँ भी मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होता है। तो सेम, ये देखो बहुत डिटेल में पढ़ा है। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, फिर उसके बाद ये इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर 2, दो क्लास में इंट्रोडक्शन कराया। फिर वर्किंग ऑफ आइडल ट्रांसफार्मर, पहले आइडल ट्रांसफार्मर की वर्किंग समझाइए, फिर आइडल ट्रांसफार्मर में लोड लगा दिया है, फिर क्या हुआ है बहुत डिटेल में। रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर बहुत डिटेल में समझाया है ये लेक्चर मैंने। ये ट्रूबा कॉलेज के बच्चों को समझाया है। जैसे मैं आपको पढ़ाने के बाद वीडियो डालता हूँ, वैसे उनको पढ़ाने के बाद भी मैं वीडियो डाल देता था। तो वही यहाँ पर है। मेथड ऑफ रिड्यूसिंग कोर लॉसेस पूरा डिटेल में है। तो अगर आपको ट्रांसफार्मर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। और एक चीज और, बच्चे क्या बोल रहे थे तुम, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है इस बार तुम्हें जिसमें थ्योरम वगैरह? सर ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में ही है सर, इलेक्ट्रिकल सर्किट है ना। इस बार है सिलेबस में? यस सर। इस बार है तो फिर तो बहुत अच्छी बात सर है। देखो, सर ये बी ट्रिपल ई में पढ़ाया होगा ना आपने? हाँ बी ट्रिपल में पढ़ाया मैंने। ये देखो इधर, ये यहाँ पे है उसका, ये यहीं प्ले लिस्ट में जाना, प्ले लिस्ट में जाना और ये प्ले लिस्ट ओपन करो। क्योंकि सर मैंने देखा था, ये मिला नहीं मुझे आपके लेक्चर्स में। नहीं नहीं मिलेगा, सब मिलेगा। ये यहाँ पर जाना, हाँ बी ट्रिपल ई, ये बी ट्रिपल ई, ये यूनिट नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट हुई। बी ट्रिपल ई यूनिट नंबर 2, बी ट्रिपल ई, ये बी ट्रिपल ई यूनिट नंबर 2, बी ट्रिपल ई यूनिट नंबर 3, और कहाँ गई यूनिट नंबर 1, बी ट्रिपल ई यूनिट नंबर 5। नहीं यार, ऐसा हो नहीं सकता यार। जाओ, सर इसमें वो 8 नंबर से आती है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं थ्योरम से, इसलिए। रुको रुको, ये यूनिट 2 3 फेज या मैग्नेटिक सर्किट और ट्रांसफार्मर। हो सकता है ये ऐसा रहता है तो वीडियो में चले जाया करो। हो सकता है मैंने प्ले लिस्ट में नहीं डाले हो उनको। ये देखो, ये बी ट्रिपल ई, ये देखो, हाँ सर वो आ गई है सर। है ना, ये वो। अच्छा, पर मैंने यार प्लेलिस्ट बनाई थी यार। ये देखो बी ट्रिपल ई लेक्चर नंबर 1, इन टाइप्स ऑफ सोर्स, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, न्यूमेरिकल, पूरा बहुत डिटेल में पढ़ाया है। ये तो गेट वाला छोड़ देना, गेट वाला छोड़ देना। ये लेक्चर 6, ये लेक्चर 7, ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, ये सुपरपोजिशन थ्योरम चल रही है, ये नोड एनालिसिस। तो पूरा सब कुछ मिलेगा सर आपको। इसमें मैं 3 थ्योरम थे ना सर, उनको पढ़ना था, थेवेनिन ये थ्योरम, सुपर थ्योरम ये और सर ये है, ये मैं सुपर। सुपरपोजिशन थ्योरम सब कुछ है। यस तो सर, पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम सर, ये तीनों है सर इम्पोर्टेंट बस। रुको यार, प्लेलिस्ट वैसे मैंने बनाई थी पर कहाँ चली गई, कोई बात नहीं। यस चलो बना देता हूँ मैं एक प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट बना देता हूँ एक। अच्छा, ये मेरा चैनल, चैनल पे ओपन करना पड़ेगा। रुको बच्चों, कोई दूसरा थोड़ी प्लेलिस्ट बना सकता है। मतलब इस बार आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट भी है? कौन पढ़ा रहा है इलेक्ट्रिकल सर्किट अभी इस बार बच्चों? सर, मनीष सर, अच्छा अच्छा, मनीष बिरयानी सर। ठीक है ठीक है। पढ़ोगे तो मेरे लेक्चर से, लेकिन ये इस पे डिस्कस नहीं करना कि सर के लेक्चर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, पढ़ लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ सकते हो। लेकिन ऐसा कोई डिस्कशन नहीं नहीं करना सर, ग्रुप वो में तो कि सर के। सर पढ़ा दे रहे ना सर। हाँ ठीक है,
नहीं सर, सर पढ़ा देते हैं सर, उसके बाद पढ़ते हैं आपसे, थोड़ा और एक्सपीरियंस के लिए। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। ठीक है, ऐसा कोई डिस्कशन नहीं। एक मिनट में फ्लैश खुल जाता हूँ। हो गई सर लेक्चर। चलो कोई बात नहीं, सीधी पहुंचा देते हैं वहाँ पे, ये वीडियो पे गए। यहाँ से BEEE यूनिट 1, क्या नाम है इसका? DC सर्किट है शायद यूनिट का नाम। अरे थ्योरम तो एसी एनालिसिस में है। इसमें है, AC में है। यस सर, एसी एनालिसिस में ही है। AC में ही है, तो फिर ये DC में क्या है? फिर तो प्ले लिस्ट में होगी ना यार वो तो। ये प्ले लिस्ट जो है बनी है, इसमें यूनिट नंबर 2 जो AC वाला है उसमें होगी फिर वो। ये देखो, यूनिट नंबर 2 इसमें इंट्रोडक्शन। क्या बात है यार, मेरे वीडियोस पे ऐड कब से चालू हो गए? ये तो अच्छे अच्छे साइन है ये तो। नहीं है बच्चे उसमें। सिंगल फेस प्रमोट AC होने सर्किट। लगा आपका चैनल। हाँ ना यार, वो वीडियो आज तो गजब हो गया यार। सर आप गूगल सर एडसेंस से मोनेटाइज सर, होने वाला होगा। क्या बच्चे? सर मोनेटाइज होने वाला होगा। हाँ हो सकता है यार, पता नहीं यार, कभी किया नहीं, कुछ ऐसा ट्राई नहीं किया। वो तो बनाते गए डालते गए, बनाते गए डालते गए। सोचा नहीं ऐसा कि ऐसा कुछ होगा इसमें। नहीं सर, अभी तो सर यूट्यूब जो रीच भेजता है सर वही है अभी, क्यों आपके दूर है सर अभी थोड़ा मोनेटाइज होने में। सर खान सर एकेडमी ज्वाइन कीजिए ना, आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं। अरे ठीक है यार भैया। खान सर में सिर्फ खान हाँ सर ही तो भैया। पढ़ाते हैं। सर कम थोड़ी ना हाँ है यार भाई, भाई, खान वहाँ सर और को कोई क्यों ज्वाइन करना कैसे है? जा सकता है खान सर? सर सर अपनी अपनी पर्सनल अरे एकेडमी ओपन करेंगे। अरे तो खान सर की भी एकेडमी उसी में प्लस करके। अरे भाई किसी के अंडर काम क्यों करना? सर सही बोल रहा हूँ ना? सही बात है। देखो बच्चों, APB के प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए थे उनके भी सॉल्यूशन है मेरे पास। कभी एग्जाम की तैयारी करो तो जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उसको भी मैंने सॉल्व करके वीडियो बनाया है, उसका पूरा सॉल्यूशन को। तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, अपन एक अलग ही बना लेते हैं एक प्ले लिस्ट, CO2 प्ले लिस्ट। ये सर इसकी भी बना दीजिए सर, ये मतलब सर ये एग्जाम थे ना प्रीवियस ईयर वाले, ये भी बना दीजिए। पूरे जितने भी लेक्चर है बढ़िया, आप जो आपके काम में आएंगे। सर इसमें से 80% तो काम के ही हैं। एक प्ले लिस्ट। हाँ बिल्कुल काम के। एटी नहीं, पूरे काम में आएगा यार, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं तो पूरे काम में आएगा। सर मतलब अभी नहीं आएगा, जब गेट 8 का एग्जाम एग्जाम जब देंगे। नहीं नहीं, अभी हमको DC सर्किट है सिलेबस में। हाँ ये सर। तो डीसी मशीन है। वो है ना, थ्योरम है ना तुम लोगों को, सुपरपोजिशन ये वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो ये वही तो है इलेक्ट्रिकल सर्किट, इसलिए तो बना के दे रहा हूँ तुम्हें।
तो जो आपका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है बस वो सब्जेक्ट, तो उसके लिए सारे वीडियो काम आ जाएंगे आपके। वो ट्रांसफार्मर के लिए मैंने दे दिया है आपको। ये लॉक क्यों है, इसको भी खोलना पड़ेगा। इसमें सर एक अलग से टॉपिक दिया है ट्रांसफार्मर, डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर, सर पूरा टोटल यही है। बस हिंदी में लिखाया नहीं है मैंने, ये काम किया है। बाकी समझाया पूरा हिंदी में ही है मैंने, मिक्स लैंग्वेज में। ठीक है, बस यहीं तक है आपकी इलेक्ट्रिकल सर्किट की यूनिट 1, यूनिट 2 सबकी प्लेलिस्ट बन गई। देखो देखो ये प्लेलिस्ट आ गई, ये प्लेलिस्ट आ गई, ये डीसी सर्किट वाली, ये अभी प्राइवेट है, इसको मैं कर दूंगा सही से। तो इसके अंदर पूरा, इसको प्लेलिस्ट को एडिट भी कर दूंगा। ऐसा कोई भी जो जल की गुणवत्ता में कमी ना तो एक प्रकार से वाटर पॉल्यूशन करेगा, पॉल्यूटेड वाटर पॉल्यूटेड में जाएगा। जनरली स्पीकिंग वाटर पॉल्यूशन स्टेट ऑफ डेविएशन फ्रॉम द प्योर कंडीशन। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर ये यूनिट पर भी सुधार दूंगा मैं इसे, है ना। रुको एक मिनट, मोबाइल से ठीक कर देता हूँ उसे। तो उसे हम पॉल्यूटेड वाटर के अंदर रखते हैं, और ऐसा होने पर वह एक प्राकृतिक देता है या प्राकृतिक जो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसकी तरह काम नहीं करता है, नेचुरल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। तीसरा है नॉइज पॉल्यूशन। तो नॉइज या साउंड पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अनवांटेड साउंड, ऐसी आवाज जो कि अवांछनीय हो और जिसके कारण जीव जंतुओं मनुष्यों को तकलीफ हो, वह नॉइज कहलाती है। तो साउंड यानी आवाज होता है, नॉइज मतलब होता है शोर। ठीक है बच्चों, मैंने उसको एडिट कर दिया है। तो आपका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है
जो सब्जेक्ट है उसकी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 सब अपने पास है। अब देखो ये प्लेलिस्ट फिर से ओपन करो तो ये देखो यूनिट 1 BEEE, ये यूनिट 1 BEEE उसकी प्लेलिस्ट है जिसमें सारा लेक्चर है। ये यूनिट 2 BEEE उसके 2, BEEE 3, यूनिट नंबर 3, 3 ही यूनिट करवाई थी मैंने क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ाया था उन लोगों को। यार ये तो है यार डीसी सर्किट अकॉर्डिंग टू RGPV, और ये मिल नहीं रही थी अपने को अभी तक। बताओ, ये तो सारे बने हुए हैं यार। ये पूरे इसकी क्वालिटी बढ़ा लेना बच्चों, है ना, इसकी क्वालिटी बढ़ा लेना तो और समझ आएगा। चलो वापस से अपने टॉपिक पे आए। आवाज आ रही है मेरी बच्चों? यस सर। ठीक ठीक। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ रहे थे हम? PMMC इंस्ट्रूमेंट की स्टडी कर रहे थे हम, और मैंने बताया था कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, इसका PMMC का जो फुल फॉर्म है ये परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है। और जैसे कि इस इंस्ट्रूमेंट का नाम ही परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, तो जो परमानेंट मैग्नेट है इसमें होगी ही, और वो जो परमानेंट मैग्नेट है वो किस शेप की होती है? वो यू शेप्ड होती है, या फिर उसको कॉन्केव शेप्ड भी बोल सकते हैं हम लोग। और जिस मटेरियल की बनी होती है वो होती है एल्निको या एल्कोमैक्स, दोनों एक ही बात है, बस इंडिया और यूके में उसी मटेरियल को एल्कोमैक्स कहा जाता है, बाकी कंट्री में इसको एल्निको कहा जाता है। और ये जो एल्निको है ये एल्यूमिनियम, निकिल और कोबाल्ट का अलाय है, एल्यूमिनियम, निकिल और कोबाल्ट का अलाय है। ये हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होता है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होता है, और इसकी जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होने के कारण, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होने के कारण इसकी जो वेरी हाई कोरेसिव फोर्स होता है इसका, वेरी हाई कोरेसिव फोर्स, वेरी हाई कोरेसिव फोर्स। ठीक है बच्चों, अब ये यहाँ पर आ जाती है कि वेरी हाई कोरेसिव फोर्स ये क्या होता है? हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, इसका क्या सेंस है कि वेरी हाई कोरेसिव फोर्स ये क्या होता है? हिस्टेरेसिस लूप को इसके लिए अपने को समझना पड़ेगा। बच्चों मुझे एक बात बता सकते हो कि हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है? कुछ पता है क्या हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में? व्हाट इज हिस्टेरेसिस लॉस? किसी को पता है? नो सर। नहीं पता? यस सर, किसी पता बच्चे को है। नहीं पता? हाँ बताओ क्या होता है? सर ये मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के सर इफेक्ट के इसके कारण होता है सर। और सर ये फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन सर दोनों में दोनों केसेस में वर्क करता है, दोनों केसेस में इंडल्ज होता है। ठीक है ठीक है, बैठिए। हाँ ठीक है, और क्या है? और क्या पता है आपको इसके बारे में? सर बस थोड़ा सर इंट्रोडक्शन ही पता है सर, इसका मतलब डीप में नहीं पता सर। अच्छा सर 12th ठीक में है, सर पढ़ा तो था सर। ठीक है, तो सही बोल रहे हो आप कि जो हिस्टेरेसिस लूप है वो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के कारण होता है, लेकिन इसको अगर डिटेल में बताने का टाइम बचा नहीं है अपने पास, तो मैं कल बताऊंगा इसको डिटेल में, ठीक है? सर मैं सर बता सकता हूँ सर, कल बता दूंगा। ठीक है बच्चे, कल तुम बताना फिर मैं बताऊंगा। ठीक है जी सर। चलो, अटेंडेंस ले लिया है।